परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बुचहां विधायक स्वर्गीय मुशाफिर पासवान के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कटरा थाना क्षेत्र के युजवार गांव में शराब माफिया और पुलिस में हुए मुठभेड़, एक शराब माफिया को लगी गोली। और रमना स्थित गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर की याद में मनाया गया शहीदी पर्व। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बुचहां विधायक स्वर्गीय मुशाफिर पासवान के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बुचहां विधायक स्वर्गीय मुशाफिर पासवान के श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस दौरान वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, कई विधायक सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थानीय पुलिस मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां से बाई रोड नाजिरपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर दिवंगत नेता मुशाफिर पासवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लाइन मैदान से लेकर नाजिरपुर तक भारी पुलिस बल सहित 75 जगहों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट गए। कटरा थाना क्षेत्र के यजुआर गांव में पुलिस और शराब तस्करों के बीच अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक तस्कर को गोली लगी है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। शराब तस्करों की नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान भी शराब के धंधेबाजों को पकड़ा जा रहा है। इसी बीच जिले में शराब तस्करों और पुलिस के बीच कटरा थाना क्षेत्र के युजवार गांव में मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में शराब माफिया सावन ठाकुर को पुलिस की गोली लगी है। खबर के मुताबिक शराब कारोबारियों की टोह में लगी पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब का धंधा करने वाला सावन ठाकुर अपने दोस्त के साथ आ रहा है। पुलिस ने सूचना को पहले कंफर्म किया, फिर सावन ठाकुर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के नेतृत्व में आनन फानन में टीम बनाई गई और शराब तस्कर सावन ठाकुर की घेराबंदी शुरू कर दी गई। पुलिस की हलचल को देखकर सावन ठाकुर को इसकी भनक लग गई। पहले तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खुद को चारों तरफ से घिरता देख सावन ठाकुर ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया। गोली चलने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए डीएसपी के नेतृत्व वाली टीम ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की फायरिंग में एक गोली शराब का अवैध धंधा करने वाले सावन ठाकुर को लगी। गोली लगने की पुष्टि भी डीएसपी ने की है। पुलिस की गोली से घायल सावन ठाकुर को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। जानकारी के मुताबिक सावन ठाकुर शंभू मंटू गिरोह का गुर्गा भी बताया जा रहा है। पुलिस की गोली से घायल सावन ठाकुर पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं और पुलिस को इस अपराधी की काफी दिनों से तलाश। सावन जो कुख्यात अपराधी हैं सावन ठाकुर तकरीबन 19-20 कांडों में ये वांछित रहे हैं, इनकी संलिप्तता रही है। उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में गोली चली है। सावन ठाकुर को गोली पैर में लगी है और फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल यही स्थिति। कितने लोगों की गिरफ्तारी है? टोटल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कुख्यात सावन ठाकुर जो कुख्यात अपराधी है सावन ठाकुर, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। काटी थाना क्षेत्र के पानापुर करियात गांव के समीप सुनसान खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिले में सुनसान खेत में एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गोली मारकर हत्या की बात बताई जा रही है। घटना काटी थाना के पानापुर करियात गाँव की है। मृतक की पहचान मोहम्मद रफीक के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद निजाम के रूप में हुई है। वह हरचंदा गांव का निवासी था और छोटी गाड़ियां चलाने का व्यवसाय करता था। इसके साथ वह जमीन खरीद बिक्री का भी धंधा करता था। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक चौड़ में उसकी लाश मिली है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जुटी हुई है।
काटी थाना के साथ पानापुर ओपी पुलिस और डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद भी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन की। पहचान के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गोली युवक के माथे में ठीक बीच में मारी गई है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। इधर डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि परिजनों के बयान पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी ने इन्हें मारा है, बट अभी उस बिंदु पे कंफर्म तो पोस्टमार्टम वगैरह के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात है कि इसमें मतलब जिस तरह से गोली लगी है, सर में एक गोली लगी हुई है, बाकी उनका मोबाइल वगैरह भी जो है जेब में ही मिला है। तो अब वो सब टावर लोकेशन वगैरह यहाँ का निकालेंगे, मोबाइल से बहुत चीज़ें पता चलेंगी, कुछ लोकल इंटेलिजेंस भी मिलेगा। तो मिला जुला के एक फाइनल देना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ सारे बिंदुओं पे कुछ कुछ आगे बढ़ रहा है बात, तो पता चलेगा। हथियार भी बरामद हुए? हाँ, एक हथियार भी बरामद हुआ, वहीं पे था जहाँ पे बॉडी मिली, वहीं पे हथियार रखा हुआ था और इनका मोबाइल और पर्स भी जेब में ही था। परिजनों के साथ बातचीत के क्रम में क्या लगा, कुछ आपसी विवाद वगैरह? कुछ अभी तक तो कुछ इस तरह का बात नहीं पता चला है। बात तो हुई, डिटेल में बात हुई, बट इस तरह की कुछ बात नहीं पता चली। बस ये पता चला कल सुबह अपने घर से निकले थे, उसके बाद से कुछ लोगों का कहना है इनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था और बस नॉर्मल जैसे लोग निकलता है काम पे, ये भी निकले थे। इनका ज़मीन का भी कुछ था और रजिस्ट्री वगैरह करवाते थे और भी इनका कुछ था बिजनेस, बस इतना ही बता पा रहे हैं वो लोग। तो अब नहीं, ये अभी कह तो नहीं सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हर बिंदु पे अब देखना तो होगा ही, तो जिस बिंदु पे मिल जाए, बट हाँ ये सारे बिंदुओं पे हम लोग कवर करेंगे। सरकार द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विदेश से आए लोगों की पहचान नहीं कर पा रही है। विदेश से जिले में लौटे 532 में से 385 लोग अभी भी ट्रेसलेस हैं। इसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार 18 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक जिले में आए 532 लोगों में से 147 लोगों का ट्रेस जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम सत्यापन कर पाई है, जबकि बाकी बचे अब भी लोग ट्रेसलेस हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासकर विदेश से आने वाले लोगों को चिन्हित करने व उसके जांच के निर्देश के बाद तमाम एयरपोर्ट और जंक्शन पर जांच तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से राज्य के कई जिलों में आए लोगों की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया था। इधर मामले में सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रेसलेस लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल जिले में कोरोना के नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं है। इसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अब लोग जो भी विदेश से यात्री आ रहे हैं उनके लिस्ट हम लोग के पास आ जाता है और उसकी हम लोग जो है ट्रैकिंग करके सबको फोन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उनके यहाँ से सैंपल लिया जा रहा है RT-PCR का, और अगर वो पॉजिटिव आएगा तो उसको तुरंत आइसोलेट हम लोग करेंगे और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग भेजेंगे IGMS में। अभी कितने लोगों का ट्रैकिंग? अभी 187 लोगों का आया हुआ है, सबका हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का हो गया है, जो बचे हुए हैं उनका हम लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर ही रह गए हैं, यहाँ बिहार में नहीं आए क्योंकि उनका पासपोर्ट में यहाँ का एड्रेस था, इसलिए हमारे पास उसका लिस्ट आया। जिले में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम लोग कई बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। वायु प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली अव्वल है। दिल्ली के बाद जहरीली हवा मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिल रही है। जहरीली हवा शहर को अपने शिकंजे में जकड़ रही है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साल दर साल जिले की आबो हवा खराब होती जा रही है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही सड़कों पर उड़ते धूल से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि निगम और पथ विभाग के तरफ से सड़कों पर पानी का लगातार छिड़काव जरूरी है। समझिए कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होता जा रहा है। नगर निगम का भी ध्यान जो है सो समझिए खाली खाना पूर्ति हो रहा है। कभी कभी जो है पानी सुबह सवेरे आपको नज़र आएगा कि बस टैंकर से पटाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। पूरे शहर में जो है कूड़ा जा रहा है तो उसको कोई ढक्के नहीं ले जा रहे हैं। बालू का ट्रक जा रहा है तो देख रहे हैं वैसे ही जा रहा है खुला हुआ। बाकी जो भी मिट्टी उट्टी चल रहा है सभी सुबह से पूरा शहर लगता है एकदम धुंध से भर गया है। शाम होता है वैसे ही धुंधला हो जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि कम से कम पानी का छिड़काव समय समय पर करें। नगर निगम है, परिवहन पथ है, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो है प्रदूषण से जो है बच्चे बीमार ना हो लोगों को। इसलिए हमारा कहना है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जो भी कूड़ा कचरा जाए उसको ढक के ले जाए।
बालू जो है मिट्टी है सबको ढक के लिया जाए। वहीं शहर के वरिष्ठ शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर अरुण शाह का कहना है, वायु प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अगर प्रदूषण के परिणाम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ की स्थिति और खराब हो जाएगी। वायु प्रदूषण का असर छोटे बच्चों से लेकर सभी वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आ रहा है। हिंदुस्तान भी इससे अलग नहीं है। दिल्ली दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में उसका आकलन होता है। मुजफ्फरपुर का आकलन एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री के रैंकिंग में आ गया है। ये बहुत मतलब कि गंभीर बात है, बहुत दुखद बात है कि हमारा शहर भी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और ये पॉल्यूशन का मतलब होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर है कि मतलब कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन इतने ज़्यादा हैं जो कि हम जो सांस लेते हैं वो अंदर में जा करके हमारे लंग्स को ख़राब करते हैं, हमारे हार्ट को ख़राब करते हैं, हमारे ब्रेन को ख़राब करते हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे, जिनका की मानसिक विकास सबसे ज़्यादा 2 साल तक के बच्चों को होता है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है। तो इतने सारे उसके गंभीर परिणाम हैं। कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कम से कम कि कुछ चीज़ें तो हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर करें। सरकार तो अपना काम, सरकार से भी मतलब कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाना है इस चीज़ के लिए कि अगर हम कम से कम बाहर, अगर घर से बाहर निकले, अगर जाना है तो पैदल चलें, साइकिल से जाएं, गाड़ी यूज नहीं करें, डीजल पेट्रोल की गाड़ी यूज कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, पब्लिक प्लेस में घर के अंदर स्मोकिंग नहीं करें, धुआं वगैरह जो है घर में या बाहर में कोई चीज़ जलाए नहीं। ये कुछ ऐसा स्टेप अगर हम लोग करते हैं तो, और एक मतलब है कि अगर मास्क पहन करके हम लोग निकले बाहर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ देते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक।
जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रमना स्थित गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर की याद में धूमधाम से शहीदी पर्व मनाया गया। रमना स्थित गुरुद्वारा साहिब में गुरु तेग बहादुर महाराज की याद में धूमधाम के साथ 3 दिवसीय शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। शहीदी पर्व के दूसरे दिन मंगलवार को स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आए भाई करनैल सिंह के रागी जत्थे एवं बंगला साहिब दिल्ली से आए भाई सत्यपाल सिंह के रागी जत्थे ने संयुक्त रूप से शब्द कीर्तन की प्रस्तुति दी। वहीं 48 घंटे का अखंड पाठ चलता रहा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु घर में माथा टेक कर प्रार्थना की। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरदार करमजीत सिंह ने कहा कि शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी, मगर अन्याय से समझौता नहीं किया। उस समय कई लोगों ने औरंगजेब के खौफ से धर्म परिवर्तन कर लिया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भी धर्म परिवर्तन का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इस कारण दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें अपनी शीश का बलिदान देना पड़ा। जहां उन्होंने कुर्बानी दी, वह स्थान आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के रूप में शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के नाम से विश्व विख्यात है। बहादुर जी महाराज जिनका पावन शहीदी गुरपुर्ब 346वां पावन शहीदी गुरपुर्ब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रमना मुजफ्फरपुर में यहाँ की नॉर्थ बिहार की सारी संगत मिलके, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा शहर नहीं है जिसकी संगत आज पूरी दीवान हॉल में भरी नहीं थी। और साथ संगत जी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी तक लगातार पिछले 3 दिनों से जो गुरपुर्ब चल रहा है उसमें गुरु का लंगर भी अटूट बरत रहा है। और कल शाम में श्री अखंड पाठ साहब का जो प्रवाह चल रहा है उसकी अखंड पाठ की समाप्ति है शाम में, और उसके बाद आरती वगैरह का प्रोग्राम है। उसके बाद दरबार साहब से आए हुए करनैल सिंह जी रागी जत्था और अपने दिल्ली से आए हुए जत्था जो है सतपाल सिंह जी का जत्था जो है, वो दोनों का मनोहर कीर्तन जो है आपको श्रवण करने का सारी संगत को मौका मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। और अभी कल ही शाम में हमारे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के मुख्य जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्कीन वो भी पधार रहे हैं। वो भी गुरु साहब के लिए संगत में हाजिरी भरने आ रहे हैं। और उनके साथ में बिहार सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी आ रहे हैं। इसके अलावा सरदार लखविंदर सिंह जी, सरदार सूरज सिंह जी, ये सब पहुंच रहे हैं। तो कल का जो शाम का दीवान है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिल्ली के चांदनी चौक पे दिया था। और आज जो आप देख रहे हैं, जो हिंदू लोगों का तिलक और जनेऊ जिसको बोलते हैं बिहार में, उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि उस समय में औरंगजेब ने जो है 1.25 लाख जनेऊ उतार के और उसके बाद वो रोटी खाता था। सो ऐसा ये मतलब उस चीज़ को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उनके दरबार में खबर भिजवाया कि जो अगर गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आप धर्म परिवर्तन करवा लेंगे तो सारा हिंदू लोग अपने आप ही धर्म परिवर्तन कर लेगा। और गुरु महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, उनके द्वारा उनकी रक्षा के धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया ये चांदनी चौक पे। और उसके बाद से ये गुरुपर्व का जो महत्व है सिख धर्म के लिए और पूरे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा ही महत्व है। जी जी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नए वेरिएंट को लेकर तैयारी तेजी से की जा रही है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सजगता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर में जिलेवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
कई लोगों की जानें भी गई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों से कई लोग कोरोना को मात देकर सकुशल लौटे। वहीं कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी दिखने लगी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की लगातार बैठक की जा रही है। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतनी है। उन्होंने संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी रखने का निर्देश भी सभी पीएससी में दिया है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर बाहर से लौटने वाले यात्री की टेस्टिंग कराई जा रही है। ट्रेन के माध्यम से विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोरोना जांच अनिवार्य रूप से कराई जा रही है। स्टेशन पर कोरोना टीकाकरण कार्य बीते कई दिनों से चल रहा है। डोर टू डोर टीकाकरण कार्य भी चलाया जा रहा है। और से पूरी तैयारी है। स्टेशन पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है RT-PCR से, और विदेशों से जो सूची प्राप्त हो रही है आने वालों की, उनकी भी फ़ोन से कांटेक्ट करके उनकी भी जांच कराई जा रही है। अगर कोई अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं निकला है, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको अविलंब जो है आइसोलेट किया जाएगा, और उसके बाद उसका जो है जीनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए IGMS भेजा जाएगा। फिर वहाँ से रिपोर्ट आने पर उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है कि RT-PCR से नए वाले वर्जन की पकड़ नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है, और स्पष्ट जो भी पकड़ा रहा है नए वाले RT-PCR से ही पकड़ा रहा है। इसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है। निराला निकेतन परिसर में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की याद में महावाणी स्मरण का आयोजन किया गया। हर महीने की 7 तारीख को आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की याद में बेला पत्रिका के तत्वाधान में निराला निकेतन में आयोजित महावाणी स्मरण में मंगलवार को राउरकला उड़ीसा से पधारे मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार और आलोचक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने भावपूर्ण और ओजस्वी उद्गार में कही। वहीं साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि आचार्य श्री की यह साधना स्थलीय रचनाकारों को सुसंस्कृत और संस्कारित करती है। उनके लेखन का विपुल संसार साहित्य की समस्त विधाओं से समृद्ध है। शास्त्री जी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से कला, साहित्य, संस्कृति की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है और कालजयी है। आचार्य जी की वाणी महावाणी है जो हमारी आत्मा का विकास करती है। कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के अंतर्धान होने की तारीख 7 अप्रैल 2011 है, और 7 मई 2011 से उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित उनके स्मारक स्थल पर कई पीढ़ियों के जमावरे के साथ जो आयोजन होता है, जिसका बड़ा पावन और पवित्र ऐतिहासिक नाम, आध्यात्मिक नाम है महावाणी स्मरण। हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री किस कद और व्यक्तित्व के थे, और यह उनका निराला निकेतन संपूर्ण परिसर उनके संभाषण, उनकी गीति कला, उनकी चेतना, उनकी तपस्या से सिद्ध है। यह हम लोगों के लिए तपस्थली है, और हम लोग उनके बाद की पीढ़ी यहाँ आकर माथा टेकते हुए, उनको उपस्थित मानते हुए, सूक्ष्म काया से नहीं बल्कि एक अक्षर पुरुष के रूप में अनुभूत करते हुए हम यहाँ अपने संस्कार को, संस्कृति को, भाषा को, साहित्य को और होने को विस्तार देने के लिए आते हैं, परिमार्जित करने के लिए आते हैं, हम संस्कारित होने के लिए यहाँ आते हैं। आज के इस आयोजन में जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक डॉक्टर अनिल कुमार का आना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को देखा है, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को सुना है, और आज पढ़ते हुए आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री से अपने भाषा को समृद्धि भी प्रदान कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।